नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत। भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरने वाले इस चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की। नमस्ते। हाँ, ये भारत का एक काफी यूनिक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनिक किस लिहाज से? यूनिक इसलिए क्योंकि एक तो ये दो पहले अलग अलग रहे, यूटीज दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव को मिलाकर बना है। अच्छा, हाँ। और वो भी हाल ही में 26 जनवरी 2020 को। और दूसरा, इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो कल्चरल मिक्स है ना, वो इसे बहुत दिलचस्प बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज इसी दिलचस्प रीजन के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कुछ खास बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जी, जानना चाहेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर बसे इस प्रदेश में आखिर क्या है जो इसे इतना अलग बनाता है। चलिए शुरुआत इतिहास से करते हैं। यहाँ पुर्तगाली प्रभाव यानी पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस काफी लंबे समय तक रहा है, शायद भारत के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन समय में यहाँ स्थानीय आदिवासी समुदाय थे, जैसे वर्ली, धोड़ियाँ, कोकना। हाँ। फिर हिंदू राज्यों का शासन भी रहा और बाद में इस्लामी सल्तनतों का प्रभाव भी आया। लेकिन इस क्षेत्र की आधुनिक पहचान पर सबसे गहरा असर पोर्चुगीज कॉलोनाइजेशन का ही पड़ा। और ये कितने समय तक चला? लगभग 400 साल तक। 400 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। तो दमन और दीव पहले उनके कब्जे में गए? हाँ, दमन पर पुर्तगालियों ने 1531 में कब्जा किया और दीव पर 1535 में। ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थे। अच्छा। दादरा और नगर हवेली का मामला थोड़ा अलग है। वो 18वीं सदी में 1779 और 1780 के आसपास मराठाओं के साथ हुई एक ट्रीटी के तहत पुर्तगालियों को मिले। अच्छा, ट्रीटी के तहत? हाँ, एक तरह से राजस्व वसूलने के अधिकार के तौर पर। तो ये चारों इलाके लंबे समय तक पुर्तगाली एन्क्लेव्स बने रहे, मतलब पुर्तगाली शासन के छोटे क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत से घिरे हुए थे। इसी वजह से यहाँ एक खास पुर्तगाली भारतीय संस्कृति विकसित हुई, आर्किटेक्चर में, धर्म में, भाषा में, खान पान में, मतलब हर चीज में। और ये बात तो कई लोगों को हैरान करती है कि भारत की आज़ादी 1947 के बाद भी ये इलाके पुर्तगाली शासन में ही रहे। बिल्कुल, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली ये सब 1947 में आज़ाद नहीं हुए। हाँ, ये बात सही है। इनकी मुक्ति या लिबरेशन बाद में और अलग-अलग समय पर हुई। दादरा और नगर हवेली का किस्सा तो और भी अनोखा है। वो कैसे? उन्हें 1954 में भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आजाद कराया। 1954 में? यानी गोवा, दमन और दीव से भी पहले? हाँ, उनसे पहले। और मजेदार बात यह है कि 1954 में आजादी के बाद से लेकर 1961 तक दादरा और नगर हवेली में एक डे फैक्टो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला। डे फैक्टो इंडिपेंडेंट मतलब व्यवहारिक रूप से वे खुद अपना शासन चला रहे थे, जिसे वरिष्ठ पंचायत या सिटीजन काउंसिल कहा जाता था। वो ना पुर्तगाल के अधीन थे, ना ही औपचारिक रूप से भारत में शामिल हुए थे। अरे वाह, 7 साल का स्वशासन, ये तो सच में बहुत अनोखी बात है। इसका मतलब उस दौरान उनका स्टेटस क्या था? एक तरह से आजाद? एक तरह से वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी थे। हाँ। फिर 11 अगस्त 1961 को भारत सरकार ने इसे औपचारिक रूप से भारत के यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल कर लिया। समझ गया। और दमन और दीव का क्या हुआ? उनका लिबरेशन कब हुआ? उन्हें गोवा के साथ दिसंबर 1961 में लिबरेट कराया गया, भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के जरिए। अच्छा, गोवा के साथ? जी। शुरुआत में गोवा, दमन और दीव ये तीनों मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी थे। हाँ, ये तो मुझे याद है। फिर 1987 में जब गोवा को स्टेटहुड मिली, मतलब राज्य का दर्जा मिला, तो दमन और दीव को अलग करके एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और फिर कहानी 2020 में पूरी हुई, जब इन दोनों यूटीज का विलय यानी मर्जर हो गया, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ये मर्जर क्यों किया गया? क्या जरूरत पड़ी? जी, 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 लागू हुआ और ये एक सिंगल यूटी बन गया। इसके पीछे मुख्य कारण थे बेहतर शासन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना, डुप्लीकेशन को खत्म करना और सरकारी खर्च कम करना।
अच्छा, क्योंकि दोनों यूटीज भौगोलिक रूप से करीब थे और उनका प्रशासन अलग-अलग था, तो सरकार को लगा कि इन्हें मिलाकर चलाना ज्यादा फायदेमंद होगा, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होगा। और अब राजधानी कौन सी है? अब इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, जिसने इस क्षेत्र को एक बहुत ही यूनिक ट्रेजेक्टरी दी है। वाकई दिलचस्प है। अब जरा इसके भूगोल पर आते हैं। ये ज्योग्राफिकली काफी फ्रैगमेंटेड है ना? मतलब एक सलग भूभाग नहीं है। हाँ, ये इसकी सबसे खास भौगोलिक पहचान है। कुल क्षेत्रफल लगभग 603 वर्ग किलोमीटर है, जो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 4 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 4 हिस्से? कौन-कौन से? हाँ, और ये हिस्से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच बिखरे हुए हैं। पहला है दमन। ये गुजरात तट पर दमन-गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। नदी इसे 2 भागों में बांटती है, मोती दमन, जो पुराना शहर है किले के अंदर, और नानी दमन, जो नया शहर है। दूसरा है दीव। हाँ, दीव। ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा द्वीप मतलब आइलैंड है। ये मेनलैंड से पुलों के जरिए जुड़ा हुआ है। ये अपने खूबसूरत बीचेस और किले के लिए जाना जाता है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है दादरा। ये एक बहुत छोटा सा एनक्लेव है, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर का, और ये पूरी तरह से गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। ओहो, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर। और चौथा? और चौथा है नगर हवेली। ये इन चारों में सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 480 वर्ग किलोमीटर का, और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अच्छा, ये सबसे बड़ा है? हाँ, यहाँ की टोपोग्राफी ज्यादा वेरिड है। इसमें जंगल है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो असल में वेस्टर्न घाट्स की फुटहिल्स हैं, और दमनगंगा जैसी नदियाँ भी बहती हैं। सिलवासा, जो पहले डीएनएच की राजधानी थी, वो यहीं है। तो ये 4 अलग-अलग हिस्से 2 राज्यों के बीच फैले हुए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज रहा होगा, शायद इसीलिए मर्जर एक अच्छा कदम था। हाँ, बिल्कुल, शायद ये भी एक वजह रही हो। और मौसम कैसा रहता है यहाँ? कोस्टल इलाका है तो अंदाजा लगाया जा सकता है, गर्म और ह्यूमिड। हाँ, बिल्कुल। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मैरीटाइम है, मतलब गर्मी मार्च से मई काफी गर्म और ह्यूमिड होती है। तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चिपचिपी गर्मी। हाँ। और बारिश? मॉनसून जून से सितंबर में अच्छी खासी बारिश होती है, करीब 2500 mm। इस दौरान हरियाली बहुत बढ़ जाती है, खासकर नगर हवेली के जंगली इलाकों में। और सर्दियाँ? सर्दी अक्टूबर से फरवरी काफी प्लेजेंट रहती है, तापमान 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। मौसम बहुत सुहावना होता है। लेकिन नमी साल भर रहती होगी। हाँ, क्योंकि ये तट पर है, ह्यूमिडिटी साल भर हवा में महसूस होती है। चलिए अब यहाँ के लोगों और संस्कृति की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या करीब 5.8 लाख थी। हाल के दशकों में काफी तेजी से बढ़ी है, शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ काफी तेज रही है, और यहाँ की डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी कमाल की है। मतलब कई तरह के समुदाय यहाँ एक साथ रहते हैं। जैसे? सबसे पहले आदिवासी समुदाय। दादरा और नगर हवेली डीएनएच में ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। 2011 में लगभग 52% था। 52%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इनमें वर्ली, धोड़िया, कोकना और कठोड़ी प्रमुख हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज, कला और पारंपरिक जीवन शैली को आज भी काफी हद तक बनाए हुए हैं। अच्छा, और इनके अलावा? फिर है प्रवासी माइग्रेंट्स। पिछले कुछ दशकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा जैसे कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आकर बसे हैं। इसने यहाँ के सोशल फैब्रिक को काफी बदल दिया है, खासकर सिलवासा जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स में। और फिर है स्थानीय गैर आदिवासी लोग। अच्छा। इनमें गुजराती और महाराष्ट्रियन समुदाय शामिल है, और दमन और दीव में वो लोग भी हैं जिनकी पोर्चुगीज इंडियन हेरिटेज है। अच्छा। कुछ छोटी संख्या में पोर्चुगीज एंसेस्ट्री वाले लोग भी। मैंने सुना है कि लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में दोनों पूर्व यूटीज में काफी अंतर था। दमन और दीव में शायद काफी कम बताया जाता है। हाँ, ये एक चिंताजनक पहलू रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। 2011 सेंसस के अनुसार दमन और दीव का सेक्स रेशियो सिर्फ 618 था। 618? ये तो बहुत ही कम है। के लिए पुरुषों का बहुत ज्यादा माइग्रेशन है। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए पुरुष अकेले आते हैं, परिवार को पीछे छोड़कर। जबकि दादरा और नगर हवेली में ये काफी बेहतर था, लगभग 774, लेकिन फिर भी नेशनल एवरेज से कम ही था। हाँ,
ये इतना बड़ा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस निश्चित रूप से समाज पर, परिवार पर और यहाँ की पूरी सोशल डायनामिक्स पर गहरा असर डालता होगा। बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विलय के बाद शायद स्थिति में कुछ सुधार हो। उम्मीद है। और भाषाओं का क्या हाल है? इतनी डाइवर्सिटी है तो माहौल काफी मल्टीलिंगुअल होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी हैं। ठीक है। लेकिन जमीनी स्तर पर गुजराती सबसे ज्यादा बोली जाती है, खासकर दमन और दीव में और नगर हवेली के कुछ हिस्सों में। अच्छा। हिंदी एक तरह की लिंगुआ फ्रैंका बन गई है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग राज्यों से माइग्रेंट्स आए हैं, तो आपस में बातचीत के लिए हिंदी का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। महाराष्ट्र से सटे होने के कारण मराठी भी काफी बोली और समझी जाती है। और हाँ, डीएनएच के आदिवासी समुदाय अपनी बोलियां बोलते हैं, जैसे वर्ली, कोकनी, धोडिया। और पुर्तगाली, उसका कुछ असर बाकी है? पोर्चुगीज भाषा अब रोजमर्रा की बातचीत से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहों के नामों में, कुछ सरनेम्स में और कुछ खास व्यंजनों के नामों में उसका असर अभी भी बाकी है, एक ऐतिहासिक छाप की तरह। समझ गया। और धर्म के लिहाज से देखें तो मेजॉरिटी हिंदू होगी? हाँ, यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है, लगभग 90% के आसपास। इनमें विभिन्न जातियां, जनजातियां और उनकी पूजा पद्धतियां शामिल हैं। और उसके बाद? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय इस्लाम है, करीब 7-8%। ईसाई धर्म को मानने वाले भी हैं, लगभग 2-3%, खासकर दमन और दीव में। ये पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस का सीधा नतीजा है। अच्छा। इनके अलावा जैन, सिख, बौद्ध धर्मों के अनुयायी भी कम संख्या में मौजूद हैं, जो ज्यादातर प्रवासी समुदायों से हैं। तो कुल मिलाकर संस्कृति में पुर्तगाली, आदिवासी और बाकी भारतीय प्रभावों का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है, जैसे एक छोटा सा भारत यहीं बस गया हो। एग्जैक्टली, आप इसे एक मेल्टिंग पॉट कह सकते हैं। हाँ। पुर्तगाली विरासत आपको दमन और दीव के शानदार किलों, फोर्ट्स और चर्चों की वास्तुकला में दिखेगी। हाँ, वो तो है ही। साथ ही कैथोलिक समुदाय की परंपराओं और त्योहारों में। आदिवासी संस्कृति, खासकर डीएनएच में अपनी कला, जैसे वर्ली पेंटिंग, संगीत, तारपा नृत्य और सामाजिक रीति रिवाजों के जरिए जिंदा है। जी। गुजराती और महाराष्ट्रीयन संस्कृति का प्रभाव भाषा, खानपान और त्योहारों में साफ झलकता है। और माइग्रेंट्स के आने से खासकर सिलवासा जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल बन गया है, जहां भारत के अलग अलग हिस्सों की झलक दिखती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब कुछ खास कल्चरल हाइलाइट्स की बात करते हैं। हाँ। त्योहार कौन कौन से खास तौर पे मनाए जाते हैं यहाँ? यहाँ त्योहारों का कैलेंडर काफी भरा पूरा है, जो इस मिलीजुली संस्कृति को दिखाता है। कुछ खास त्योहारों की बात करें तो नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा, ये कब होती है? ये अगस्त के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है, खासकर दमन के मछुआरा समुदाय द्वारा। वो समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं और अच्छे फिशिंग सीजन की कामना करते हैं। अच्छा, मॉनसून के बाद मछली पकड़ने के मौसम की शुरुआत। बिल्कुल। फिर है तारपा महोत्सव। ये डीएनएच का एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है, जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक तारपा नृत्य मुख्य आकर्षण होता है। हाँ, तारपा नृत्य के बारे में सुना है। जी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में नाचते हैं। फिर क्रिसमस और ईस्टर। ये ईसाई समुदाय मनाता होगा? हाँ, ईसाई समुदाय, खासकर दमन और दीव में इन्हें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पुर्तगाली दौर की झलक दिखती है। और आम त्योहार, दिवाली, होली, हाँ, वो सब भी भारत के आम त्योहार जैसे दिवाली, जिसे यहाँ के आदिवासी बर्ष भी कहते हैं, होली, नवरात्रि जिसमें गरबा और डांडिया का खूब रंग जमता है, गणेश चतुर्थी, ईद, ये सब भी पूरे जोश और आपसी मेलजोल के साथ मनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और कला और शिल्प, मैंने वर्ली पेंटिंग के बारे में बहुत सुना है। ये तो अब काफी फेमस हो गई है इंटरनेशनली भी। हाँ, वर्ली आर्ट निसंदेह डीएनएच की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है। ये वर्ली जनजाति की पारंपरिक लोक कला है। इसमें होता क्या है खास? इसमें सफेद रंग से ज्यादातर लाल या भूरी सतह पर बहुत ही सरल ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे त्रिकोण, वृत्त, वर्ग का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जिंदगी, शादी ब्याह, त्योहार, शिकार और प्रकृति के दृश्य बनाए जाते हैं। देखने में काफी सरल लगती हैं। हाँ, देखने में सिंपल लगती है, पर इसमें जीवन का गहरा दर्शन छुपा होता है। अब ये कपड़ों पर, घर की सजावट के सामान पर हर जगह देखने को मिलती है। सही है। और इसके अलावा डीएनएच में इसके अलावा बांस और बेंत से सुंदर टोकरियां, चटाइयां और फर्नीचर बनाने का काम भी होता है। पारंपरिक आदिवासी गहने और चमड़े की चप्पलें भी यहाँ के शिल्प का हिस्सा हैं। और दीव में
क्या वहां भी कुछ खास है? हाँ, दीव में कछुओं के कवच से बनने वाले सजावटी सामान टॉर्टस शेल क्राफ्ट पहले काफी मशहूर थे। अच्छा। हालांकि अब कॉन्जर्वेशन लॉज की वजह से इस पर रोक है। इसी तरह हाथी दांत की नक्काशी, आइवरी कार्विंग भी वहां की एक पारंपरिक कला रही है, जो अब प्रतिबंधित है। हाँ, ये तो अब बंद हो गया होगा। जी, लेकिन इन कलाओं की लेगेसी कारीगरों के हुनर में आज भी जिंदा है, जो अब दूसरे मटेरियल्स पर काम करते हैं। समझ गया। संगीत और नृत्य की बात करें तो तारपा नृत्य सबसे प्रमुख है, जैसा आपने बताया। जी हाँ, तारपा नृत्य डीएनएच के आदिवासी समुदायों का सिग्नेचर डांस फॉर्म है। इसमें नर्तक एक लंबी कतार बनाकर एक दूसरे की कमर पकड़कर गोल घेरे में घूमते हैं। और संगीत? संगीत तारपा नाम के वाद्य यंत्र से आता है। ये सूखी लौकी से बना एक शुशिर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी धुन बड़ी हिप्नोटिक होती है। अच्छा। ये नृत्य फसल कटाई, शादी ब्याह और दूसरे सामाजिक उत्सवों का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा ढोल के साथ होने वाला नृत्य भावड़ा, जो मूलतः गुजरात का लोक नृत्य है, और फुगड़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक मजेदार नृत्य भी। और खान-पान? कोस्टल इलाका है, पुर्तगाली इतिहास है, आदिवासी संस्कृति है, गुजराती मराठी पड़ोस है। कुजीन तो काफी रिच और वेरिड होगी। अंदाजा लगा सकता हूँ कि सी फूड तो जरूर होगा। बिल्कुल, सी फूड तो यहाँ की जान है। दमन और दीव में आपको ताज़ी पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर और कई तरह की मछलियों की बेहतरीन प्रेपरेशंस मिलेंगी। वाह। सिंपल फ्राई से लेकर मसालेदार करी तक, प्रॉन बालचाओ एक मशहूर डिश है। ये क्या होता है? ये पुर्तगाली स्टाइल की तीखी और चटपटी प्रॉन प्रेपरेशन है। सूखी मछली, ड्राइड फिश का भी काफी चलन है। अच्छा। और पुर्तगाली प्रभाव वाली मिठाइयाँ, हाँ, पुर्तगाली प्रभाव वाली मिठाइयाँ जैसे बिबिंगा गोवा की तरह यहाँ भी मिलती है। ये एक मल्टी लेयर्ड पुडिंग है। और कुछ सेवरी डिशेस जैसे सोरपोटेल, ये आमतौर पर पोर्क से बनने वाली मसालेदार डिश है, भी खास मौकों पर बनाई जाती हैं। और गुजराती खाने का असर? हाँ, वो भी साफ है। ढोकला, फाफड़ा, उंधियू जैसी चीजें आम है। और आदिवासी खाना, वो कैसा होता है? डीएनएच के आदिवासी खाने में मुख्य रूप से चावल, रागी या फिंगर मिलेट से बनी रोटियां या भाकरी, दालें, मौसमी सब्जियां और जंगल से मिलने वाले कंदमूल और बांस के अंकुर, बैम्बू शूट्स शामिल होते हैं। ये काफी सादा, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ खाना होता है। और एक बात जिसका अक्सर जिक्र होता है वो है यहाँ की शराब नीति, जो पड़ोसी राज्य गुजरात से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, खासकर टूरिज्म के नजरिए से। गुजरात में जहां पूरी तरह शराबबंदी है, वहीं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शराब नीति काफी उदार, लिबरल है। मतलब आसानी से मिल जाती है। हाँ, शराब आसानी से उपलब्ध है और टैक्स भी कम है। ये एक बड़ा फैक्टर है कि गुजरात और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक खासकर वीकेंड्स पर यहाँ आते हैं। फेनी भी मिलती है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ लोकल फेनी भी मिलती है, जो काजू या नारियल से बनती है। हालांकि ये गोवा जितनी प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो संस्कृति और जीवन शैली की ये झलक काफी दिलचस्प है। अब जरा अर्थव्यवस्था और विकास, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पर आते हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद ये यूटी आर्थिक रूप से काफी एक्टिव लगता है। पर कैपिटा इनकम भी शायद ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ की पर कैपिटा इनकम भारत के नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इंडस्ट्री पर आधारित है। अच्छा, इंडस्ट्री पर? हाँ, जीडीपी ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 60% से ज्यादा योगदान अकेले इंडस्ट्री का है। खासकर दादरा और नगर हवेली का सिलवासा क्षेत्र एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। कितना बड़ा? आपको जान के हैरानी होगी कि इस छोटे से क्षेत्र में 4000 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। 4000 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कौन से मुख्य उद्योग इंडस्ट्रीज हैं यहाँ? कई सेक्टर्स में यहाँ मजबूत पकड़ है। टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक हैं। अच्छा। इसके अलावा प्लास्टिक्स और पैकेजिंग मटेरियल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर प्रोडक्ट्स और लेदर गुड्स के उद्योग भी प्रमुख है। इतने इंडस्ट्री क्यों आई यहाँ? क्या वजह है? इसकी कई वजह है। सरकार की फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज, पहले टैक्स में काफी छूट मिलती थी। सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े बाजारों से नजदीकी, मुंबई पोर्ट से कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल लैंड की उपलब्धता। हाँ, ये सब फैक्टर्स जरूर होंगे। इसी वजह से यहाँ भारी निवेश आया और रोजगार के बहुत अवसर पैदा हुए, जिसने बड़ी संख्या में माइग्रेंट श्रमिकों को आकर्षित किया। इंडस्ट्री के अलावा क्या कृषि
और मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण है, खासकर डीएनएच के ग्रामीण इलाकों और दमन दीव के तटीय क्षेत्रों में। हाँ, इंडस्ट्री के डोमिनेंस के बावजूद ये पारंपरिक क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। डीएनएच के ग्रामीण इलाकों में खासकर आदिवासी समुदाय आज भी खेती पर निर्भर है। क्या उगाते हैं मुख्य रूप से? मुख्य फसल धान, चावल है, साथ ही रागी, दालें और कुछ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। फलों में आम, चीकू, केले भी होते हैं। और दमन दीव में फिशिंग? हाँ, दमन और दीव में मछली पकड़ना, फिशिंग, एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यहाँ ट्रेडिशनल तरीकों के साथ साथ मैकेनाइज्ड नौकाओं से भी फिशिंग होती है। पकड़ी गई मछलियों की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी होता है। और जंगल? डीएनएच में जंगल भी हैं? जी, डीएनएच के जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे बांस, जलाऊ लकड़ी, तेंदुपत्ता और औषधीय पौधे भी स्थानीय आदिवासी लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करते हैं। और पर्यटन, टूरिज्म, बीचेस, फोर्ट्स और लिबरल पॉलिसीज की वजह से ये डेस्टिनेशन तो पॉपुलर है ही। इसका क्या हाल है? हाँ, टूरिज्म एक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और इसमें अभी भी काफी पोटेंशियल है। क्या क्या है मुख्य अट्रैक्शंस? बीचेस तो हैं ही। दमन में देवका बीच और जामपुर बीच काफी लोकप्रिय है। दीव का नागोआ बीच अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और घोगला बीच भी काफी प्रसिद्ध है। वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। हाँ, बीचेस तो जरूर पॉपुलर होंगे। और हेरिटेज? हेरिटेज में पुर्तगाली दौर के किले तो मुख्य आकर्षण हैं ही। दमन का मोती दमन फोर्ट और नानी दमन फोर्ट और दीव का विशाल किला। ये तो देखने लायक होंगे। बिल्कुल, इन किलों के अंदर पुरानी चर्च, लाइट हाउस और अन्य संरचनाएं देखने लायक हैं। दीव का सेंट पॉल चर्च और दमन का बॉम जीसस चर्च अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और नेचर वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए? प्रकृति प्रेमियों के लिए डीएनएच में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। सिलवासा के पास वसोना लायन सफारी पार्क भी है। सिलवासा में ही एक ट्राइबल म्यूजियम है जहां आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली की झलक मिलती है। अच्छा, ट्राइबल म्यूजियम भी है। और कुछ यूनिक जगह? हाँ, यूनिक साइट्स भी हैं। दीव में नाइडा केव्स हैं। ये चट्टानों के कटाव से बनी प्राकृतिक गुफाओं का एक जाल है जो फोटोग्राफी के लिए बहुत पॉपुलर है। नाइडा केव्स, इंटरेस्टिंग। और दीव में ही समुद्र तट पर गंगेशा महादेव मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? यहाँ 5 शिवलिंग समुद्र की लहरों के बीच स्थित हैं और ज्वार के समय पानी में डूब जाते हैं। काफी अद्भुत नजारा होता है। वाह, काफी कुछ है देखने और करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का? सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे? सड़कें आमतौर पर अच्छी हैं। नेशनल हाईवेज से अच्छी कनेक्टिविटी है गुजरात और महाराष्ट्र से। और रेल? सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन वापी है गुजरात, जो सिलवासा और दमन के काफी करीब है। अच्छा, यूटी के अंदर नहीं है? नहीं, इस यूटी के अंदर कोई बड़ा कमर्शियल हवाई अड्डा भी नहीं है। दमन और सिलवासा के लिए नजदीकी एयरपोर्ट सूरत और मुंबई है। और दीव? वहां तो सुना था एयरपोर्ट है। हाँ, दीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहां से कुछ शहरों के लिए लिमिटेड फ्लाइट्स चलती हैं, मुख्य रूप से टूरिज्म को ध्यान में रखकर। और प्रशासन आजकल कौन देख रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ का प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है। वर्तमान में श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो 2016 से इस पद पर हैं और यूटीज के मर्जर में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश की कुछ सबसे अनोखी बातें क्या हैं जो इसे भारत के बाकी हिस्सों से अलग करती हैं? What are the key takeaways? हाँ, कई बातें हैं जो इसे एकदम यूनिक बनाती हैं। सबसे पहले तो इसका फ्रैगमेंटेड ज्योग्राफी, 4 अलग-अलग हिस्सों में बटा होना, ये अपने आप में काफी अजीब है। हाँ, ये तो है। दूसरा, भारत में देर से शामिल होना और खासकर दादरा और नगर हवेली का वो 1954 से 1961 तक का डी फैक्टो स्वशासन वाला दौर, ये बहुत खास है। बिल्कुल। तीसरा, दमन और दीव में ऐतिहासिक रूप से रहा बहुत कम लिंगानुपात, एक्सट्रीमली स्क्यूड सेक्स रेशो, ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। चौथा, डीएनएच जैसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र में ऊंची आदिवासी आबादी, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन 52% का होना, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। हाँ। पांचवा, अपने छोटे आकार के बावजूद औद्योगिक घनत्व, इंडस्ट्रियल डेंसिटी का बहुत ज्यादा होना। जी। छठा, पड़ोसी राज्य गुजरात की तुलना में बिल्कुल विपरीत उदार शराब नीति, लिबरल अल्कोहल पॉलिसी का होना। सही कहा। सातवां,
वर्ली कला और तारपा नृत्य जैसी विशिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने वाली सांस्कृतिक विरासत। हाँ, ये भी जरूरी है। और 8वां, ये 2020 में विलय के बाद बना भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश है। वाकई ये सारे पॉइंट्स मिलकर इसे भारत की विविधता का एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और दिलचस्प नमूना बनाते हैं। बिल्कुल। इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, हर पहलू में कुछ न कुछ अनोखा है। बिल्कुल। और ये सब मिलकर एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये है कि कैसे ये भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ और सांस्कृतिक रूप से इतना विविध क्षेत्र विलय के बाद एक कोहेसिव आइडेंटिटी कैसे विकसित करेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खासकर तब जब ये तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर चल रहा है और साथ ही इसे अपनी अनूठी आदिवासी और औपनिवेशिक विरासत को संरक्षित भी करना है। सही। डेवलपमेंट और हेरिटेज के बीच बैलेंस बनाना। हाँ। क्या ये नया एकीकृत यूटी प्रशासन छोटे क्षेत्रों के लिए एफिशिएंट गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सफल मॉडल बन पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद भविष्य में और बात हो सकती है। ओके, सो वी होप यू लाइक टुडेज डिस्कशन। इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए वाकई बहुत कुछ है और ये दिखाता है कि भारत के कोने-कोने में कितनी विविधता और कितने अनोखे इतिहास छिपे हैं। हाँ, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास का एक अनूठा संगम। Definitely worth exploring more. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।